हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर थर्ड है जो उसका टाइटल है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने जो हमारे पहले दो चैप्टर थे उसके अंदर हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और सेकंड चैप्टर में मैटर की क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर, ठीक है। तो अब हमारे पास थर्ड चैप्टर है, इसके अंदर हमारे पास आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का आइडिया कहाँ पे आया? जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे अराउंड 500 BC, ठीक है, महर्षि कनद एक इंडियन फिलोसफर हुए। उन्होंने बोला कि अगर हम मैटर, क्योंकि वो इंडियन थे, उन्होंने हिंदी में इसको मैटर को बोला पदार्थ, कि अगर हम पदार्थ को तोड़ते जाएं, छोटे छोटे उसके टुकड़े करते जाएं, तो अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी या एक ऐसा पॉइंट आएगा जिससे ज़्यादा हम मैटर को या पदार्थ को नहीं तोड़ पाएंगे। तो उस जो सबसे छोटा मैटर का जो कण था या पार्टिकल था, उसको उन्होंने नाम दिया, इट इज़ कॉल्ड परमाणु बोला उन्होंने। एटम की जगह उन्होंने वर्ड यूज़ करा परमाणु, क्योंकि वो इंडियन थे तो उन्होंने हिंदी में इसको बोला परमाणु। फिर उसके बाद आए एक और फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर पाकुदा कत्यायामा। उन्होंने बोला, जो महर्षि कनद ने जो पदार्थ और पदार्थ के बाद परमाणु का जो कंसेप्ट दिया था परमाणु, उसके बाद उन्होंने बोला कि जो ये पार्टिकल्स हैं जिनको उन्होंने महर्षि कनद ने परमाणु बोला था, दे एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। कि वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो कैसे करेगा? कर भी सकता है कुछ केसेस में, लेकिन ज़्यादातर वो क्या करेगा? कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और वो क्या बनाएगा? वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, ठीक है। ये तो इंडियन फिलोसफर्स ने बोला। सेम टाइम पे दो ग्रीक फिलोसफर्स हुए, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? सेम वही जो इंडियन फिलोसफर्स ने बोला कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं, अल्टीमेटली ए स्टेज विल कम, एक ऐसी स्टेज पे हम पहुंच जाएंगे जहां पे व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, उससे ज़्यादा हम उनको तोड़ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया, दीज आर कॉल्ड एटम्स। एटम्स मतलब इंडिविजुअल। जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने एटम्स को बोला था परमाणु, ठीक है, हिंदी में बोल दिया परमाणु। लेकिन जो हमारे ग्रीक के फिलोसफर्स थे उन्होंने इनको नाम दे दिया, दीज आर कॉल्ड एटम्स। तो ये जो इंडियन फिलोसफर थे या ग्रीक फिलोसफर्स थे, इन्होंने जो भी ये कंसेप्ट दिया, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल थ्योरेटिकल फिलोसफिकल कंसेप्ट था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आए लेवोशियर, ठीक है, एंटोनी लेवोशियर। उन्होंने दो इंपॉर्टेंट लॉज दिए केमिकल कम्बिनेशन के, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट लॉज दिए केमिकल कम्बिनेशन के ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एस्टेब्लिश किए दो लॉज। कौन कौन से थे? दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉज हैं हमारे पास। तो दो लॉज थे। पहला है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दो लॉज हैं, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो इसमें जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद रखना है। तो ये लॉ क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट है इसकी, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ना तो मास को हम बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, ना ही खत्म कर सकते हैं। मास हमेशा ही क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, द सम ऑफ द मासेज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हम ये बोल सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है, इट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे टोटल लिख सकते हो या मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो अब हमारे पे दो नई टर्म्स आ गई, व्हाट आर रिएक्टेंट्स और व्हाट आर प्रोडक्ट्स। वैसे तो हम सब ने सुना हुआ है रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। इनिशियली जो हम क्वांटिटी या जो सब्सटेंसेस लेते हैं जो केमिकली रिएक्ट करके नए सब्सटेंस बनाते हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये अगली स्लाइड में मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स।
रिएक्टेंट्स सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंसेस जो बना रहे हैं। जैसे अगर हम केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखते हैं A + B गोज टू C + D, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे जो हमारे ये सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो केमिकली रिएक्ट करके नए सब्सटेंस बना रहे हैं, इनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और दूसरे जो ये सब्सटेंस बन गए, जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स को हम दूसरा एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दे कैन बी कॉल्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल, हम इनसे शुरू कर रहे हैं। और प्रोडक्ट्स क्या हैं, दीज आर एंड प्रोडक्ट्स, एंड में बने हैं ये रिएक्शन के, तो ये क्या हो गए हमारे एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताया था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए एक एनसीईआरटी की बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है छोटा सा, उसमें क्या किया हुआ है देखो, हमने कोनिकल फ्लास्क लिया, ये ग्लास की एक बनी होती है, ये जो दिखा रखी है कोनिकल फ्लास्क, इसके माउथ पे कॉर्क लगा दिया, ठीक है, और इसके अंदर क्या किया, एक सॉल्यूशन डाल दिया एक, ठीक है, किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन वाई नाम दे दिया, और इसी कोनिकल फ्लास्क के अंदर एक स्मॉल ग्लास ट्यूब लेके उसके अंदर एक दूसरा सॉल्यूशन डाल दिया एक्स, जिसको नाम दे दिया। ठीक है, तो इसके अंदर दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वाई सॉल्यूशन एंड एक्स सॉल्यूशन, दोनों अलग अलग हैं। ये तो हमारा है कोनिकल फ्लास्क के अंदर, और एक्स जो सॉल्यूशन है इट इज़ इन इग्निशन ट्यूब, या यहाँ भी लिख सकते हैं इसको टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने इस तरह से इसका वे कर लिया पहले। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या कर लिया, इसका वे कर लिया, वेट ले लिया इसका, सपोज वेट कम्स आउट टू बी x ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या किया इसको, उसके बाद जो ये थ्रेड से ये इसको सस्पेंड किया हुआ था, जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी, इसको थोड़ा लूज कर दिया ताकि ये जो हमारा केमिकल है x, ये ट्यूब इसमें गिर गई, और जो x और y दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। ठीक है, x + y दोनों मिक्स हो गए, ये केमिकल x यहाँ से y के अंदर चला गया। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं रेड कलर से, इसके अंदर हमारा केमिकल था जो ट्यूब में, सपोज इट इज़ ऑफ रेड कलर, तो ये जब मिक्स हुआ तो इसके अंदर ये चला गया x और y। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, x + y दे रिएक्ट केमिकली, सपोज दे फॉर्म न्यू सब्सटेंस कॉल्ड z। ठीक है, इन्होंने नया सब्सटेंस बना दिया z। तो अब क्या होना चाहिए, जो अब वे करा z का, ठीक है, जब रिएक्शन होने के बाद नया सब्सटेंस बन गया, तो सारे ऑपरेटर्स का जब दोबारा से वे करा तो उसका जो वेट आया वो भी क्या आया, इट इज़ इक्वल टू x ग्राम। इसका मतलब ये प्रूव कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स का वेट था वो किसके बराबर आया, प्रोडक्ट्स के वेट के बराबर। तो दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसने वेरीफाई कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, इसी के बेस्ड एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है भी। इन ए रिएक्शन स्टेटमेंट क्या है, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। तो तीन चीजें बनी, हमने क्या करना है, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको लिख के देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, फॉर्मूले नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हमने किए नहीं है। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये कितना दिया हुआ है, 5.3 ग्राम, ये दिया हुआ है 6 ग्राम। तो इसने बनाया क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है इसका फॉर्मूला CO2 2.2 प्लस वाटर 0.9, ठीक है, ग्राम्स में है सारे, प्लस सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट कितना बना है, 8.2 ग्राम। तो हमने क्या बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे एग्री हो रहा है। तो कैसे, हम पहले रिएक्टेंट्स का वेट ले लेंगे, कितना आएगा 6.0 और 5.3, तो ये आ जाएगा हमारा 11.3 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ रिएक्टेंट्स, WR वेट ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इधर से हम ले लेते हैं वेट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये कितना हो जाएगा 8.2
2.2 और 0.9, तो ये भी हमारा कितना आ गया 11.3 ग्राम। तो दैट मीन्स वेट ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट्स, हैंस इट प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो रिएक्टेंट्स का हमारा वेट था वो किसके बराबर आ गया, प्रोडक्ट्स के बराबर। तो दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड या प्रूव हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी बड़ा। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा आता है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसमें क्या बोला, लेवोशियर और उसके जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे कंपाउंड्स, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, कंपाउंड्स क्या होते हैं, विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो उन्होंने बोला कि जो कंपाउंड्स हैं दैट दे वर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट्स हैं दे आर कंबाइंड इन द या दे आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब कि जो उनकी रेशो है कम्बिनेशन की वो फिक्स रहती है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। जैसे अगर हम एग्जांपल लें वाटर का, वाटर हम कहीं से भी ले लें, ठीक है, पानी है जो, चाहे हम रिवर में से ले लें, सी में से ले लें, ठीक है, सी में से ले लें, या फिर टैप में से ले लें, या कहीं भी किसी ड्रेन से ले लें, ठीक है, कहीं से भी ले लें, तो वाटर में हमेशा क्या होगा, जो हमारा कम्बिनेशन है हाइड्रोजन और वाटर का, वो रेशो क्या रहेगी, 2:1, ठीक है, 2 एटम्स हाइड्रोजन के कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ, ठीक है। लेकिन अगर हम मास की रेशो देखेंगे, मास की रेशो क्या हो जाएगी, अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे, वो मास की रेशो हमेशा ही होगी 1:8, कि 1 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन का कंबाइन हो रहा है 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। इसका मतलब दस इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर 9 ग्राम वाटर को हम डिकम्पोज करते हैं, क्योंकि टोटल वेट क्या बनेगा, और 8 और 1 को प्लस करते हैं 9, तो अगर 9 ग्राम वाटर डिकम्पोज होगा तो हमेशा ही 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी हमें और 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये बताते हैं ये 1:8 रेशो क्या आई, तो 1, क्योंकि वाटर के अंदर हमारा क्या है 2:1 है, 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का, और जो इनका एटॉमिक मास है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए याद रख लो, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो है 1U, एटॉमिक मास यूनिट। पहले इसको AMU लिखते थे, अब जो है नई नोमेनक्लेचर के हिसाब से हम लिखते हैं इसको 1U, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और ऑक्सीजन का है 16U। तो रेशो क्या होगी, क्योंकि 2 है हाइड्रोजन, तो मास हाइड्रोजन का कितना हो गया 2U, और इधर हो गया 16U, ठीक है। तो ये रेशो अगर U को हटा सकते हो तो 2:16, या फिर सिंप्लीफाइड क्या बन गई, और 1:8 रेशो बाय मास, ठीक है। रेशो मास की रेशो क्या बन गई 1:8। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस हमारा क्या हो गया, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास, और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। कांस्टेंट की जगह वर्ड लगा दिया डेफिनेट। इसके लिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे अमोनिया है हमारा NH3, अमोनिया के अंदर क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो इसमें जो रेशो होगी हमारी वो क्या होगी, देखो नाइट्रोजन का जो मास है वो क्या है 14 AMU, 14U, ठीक है, 14 एटॉमिक मास यूनिट्स, और हाइड्रोजन 3 है तो 3 AMU या 3U, ठीक है, U या AMU जो मर्जी यूज़ कर सकते हो। तो रेशो क्या बनेगी इसके अंदर 14:3। तो दैट मीन्स अगर हम अमोनिया लें, जहाँ मर्जी से लें, जैसे मर्जी बनाएं, उसके अंदर हमेशा ही जो रेशो होगी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की बाय मास वो क्या होगी 14:3, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, और इसको किसने दिया था, इट वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट आता है बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जो हमारा केमिस्ट्री का मेन जो शुरुआत हुई वो यहाँ से हुई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। और इसको जिन्होंने दिया था, ये उनकी फ़ोटो दिखाई हुई है यहाँ पे, और इनका नाम था जॉन डाल्टन,
ठीक है, इन्हीं के नाम पे पढ़ी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये थ्योरी थी अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर एंड दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। जो पीछे हमने दो लॉज पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, पहला ये था। दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जो एलिमेंट्स हैं कंपाउंड्स के अंदर वो हमेशा ही फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। दो लॉज हमने पढ़े थे, तो इन्हीं दो लॉज पे बेस्ड डाल्टन ने एक थ्योरी दी, उसका नाम पड़ गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। और इन्होंने एक्सप्लेन करा इस थ्योरी के अंदर, प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब आते हैं इसके मेन पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स का मतलब होता है एजम्पशंस। एजम्पशंस मतलब समथिंग विदाउट प्रूफ। एक्सपेरिमेंटल कोई इनका वो नहीं था, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कुछ भी, ये थी इनकी थ्योरेटिकल एजम्पशंस, ठीक है, या इसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। तो इसके जो 6 पॉइंट्स थे मेन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, फर्स्ट पॉइंट है देखो, all matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reactions। तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जितना भी हमारा मैटर है इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सेकंड पॉइंट था एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल, ठीक है, हालांकि अभी बताएंगे आगे जाके कि एटम्स भी जो अंदर किससे बने होते हैं, अंदर उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बट उन्होंने पोस्टुलेट क्या दिया पहले कि दैट एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ठीक है। थर्ड आ गया एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर एक एलिमेंट के हम एटम्स को लेंगे तो उनका मास एक जैसा होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट क्या था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले उन्होंने कहा सेम एलिमेंट का जो मास है एटम्स का सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो अगर डिफरेंट एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के तो उनके मासेस भी अलग अलग होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। फिफ्थ क्या था, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो एटम्स हैं वो हमेशा ही होल नंबर में, होल नंबर का मतलब जैसे 1 2 3, ऐसा नहीं कि 1.1 एटम कंबाइन हो रहा है या 1.5 एटम्स हो रहे हैं या 2.6 एटम्स हो रहे हैं। तो हमेशा ही जब भी एटम्स कंबाइन करेंगे, ठीक है, जब रेशो हमने जैसे वाटर में देखी थी तो क्या थी, एटम्स की 2:1, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसी तरह अमोनिया के अंदर 1:3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ। तो रेशो हमेशा ही क्या होगी, होल नंबर में, ठीक है। और लास्ट पोस्टुलेट क्या था, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, कि एक कंपाउंड के अंदर जो नंबर है और काइंड ऑफ एटम्स हैं दे रिमेन्स द सेम, ठीक है। जैसे वाटर है तो इसके अंदर एलिमेंट्स की 2 तरह के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के और वाटर के, ऑक्सीजन के, और उनका नंबर भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, अगर एक मॉलिक्यूल लें वाटर का 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। तो दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स या एजम्पशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब उन्होंने थ्योरी तो दे दी, लेकिन इसके बाद थोड़े टाइम के बाद कुछ लिमिटेशंस भी आ गई उसकी, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये वैसे हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी नहीं हुई, ठीक है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो और अगर आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए उसको देख भी सकते हो। इट डज नॉट, पहली लिमिटेशन क्या थी, इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो एटम है हमारा उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन डाल्टन ने क्या बोला था सेकंड पोस्टुलेट में, दैट एटम्स आर इनडिविजिबल, ठीक है, लेकिन एटम्स के अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब इनकी डिस्कवरी हुई प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की, तो ये इनका जो पोस्टुलेट था, ठीक है, वो डिसअप्रूव हो गया, ठीक है, डिसप्रूव्ड हो गया। सेकंड है इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स।
डाल्टन ने क्या बोला कि जो एक एलिमेंट है, ठीक है, जो एलिमेंट है उसके जो एटम्स हैं उनका मास सेम होगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे अगर हम हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, हाइड्रोजन मास क्या है, एटॉमिक नंबर 1, लेकिन मास चेंज हो सकता है। हाइड्रोजन के एटम का मास 2 भी हो सकता है, वैसे 1 होता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी होता है, ठीक है, जैसे ड्यूटेरियम और उसको बोलते हैं ट्रीटियम अगर 3 हो जाए। तो इसके लिए लिखा हुआ है देखो, एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल एटम्स of an element are identical in mass. However, different isotopes of elements can have different atomic masses. Isotopes हम आगे पढ़ेंगे। Isotopes क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, मतलब एक ही एलिमेंट उसी के डिफरेंट एटम्स जिनका मास क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एग्जांपल दे दिया, जैसे अगर 1 है मास तो इसको हम हाइड्रोजन ही बोलते हैं, 2 है तो बोल देते हैं ड्यूटेरियम, 3 है तो ट्रिटियम, ठीक है, मास चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है हाइड्रोजन। तो इसलिए तो सेकंड पोस्टुलेट जो डिसअप्रूव हुआ वो क्या था, इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। और थर्ड क्या था, इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं देखो, डाल्टन ने बोला था दैट मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट डिफर, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, इट इज़ पॉसिबल फॉर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स टू शेयर द सेम मास नंबर, कि हमारा एटॉमिक नंबर तो डिफर हो सकता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफर होगा लेकिन मास सेम हो जाए। कैसे? सच एग्जांपल्स आर आर्गन एंड कैल्शियम। ये हम आगे पढ़ेंगे इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में, लेकिन जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो यहाँ पे फेल हो गई, ठीक है, वो ये उसकी लिमिटेशंस आ गई या ड्रॉबैक्स। अब इसी पे बेस्ड जो अभी तक हमने किया है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसी पे बेस्ड एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उन्हीं को देखते हैं। फर्स्ट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, ठीक है, ये हमने पढ़ भी लिया कि वाटर के अंदर 1:8 की रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। इसका मतलब 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लें तो वो कंबाइन हो रही है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। अब वो पूछ क्या रहे देखो, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। वो पूछ रहा है कि अगर 3 ग्राम हमारी हाइड्रोजन गैस है तो इसके साथ कितनी ऑक्सीजन गैस कंबाइन होगी। सिंपल है, 1 ग्राम के साथ 8 ग्राम हो रही है तो 3 के साथ कितनी हो जाएगी, 3 या 8 × 3 24 ग्राम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24, ठीक है, सिंपल था ये बिल्कुल। नेक्स्ट है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब वो क्या कह रहा है, कौन सा पोस्टुलेट सपोर्ट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो इसके लिए जो हमारा पोस्टुलेट है कौन सा है, दैट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, जैसे ये था हमारा ये वाला सेकंड पोस्टुलेट, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं सेकंड पोस्टुलेट, या पोस्टुलेट पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा, एटम्स आर इनडिविजिबल, ठीक है, वो वाला आ जाएगा, एटम्स आर इनडिविजिबल, दे कैन नॉट बी क्रिएटेड, पूरा लिख देंगे इसको यहाँ पे कंप्लीट, दे कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नोर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस क्या कह रहा था कि अगर कोई कंपाउंड बन रहा है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो उनके एटम्स की रेशियो है बाय मास वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इसके लिए जो हमारा पोस्टुलेट है वो कौन सा आएगा, ये वाला सिक्स्थ पोस्टुलेट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव कर रहा है, या दिस पोस्टुलेट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।